नमस्कार। इतिंका आलाप को बहुत बहुत स्वागत आपण मानक। मायानगरी मायानगरी मायारे अनेके पढ़ती। हाँ आज्ञा, एथर मु मध्य पढ़ी मायानगरी मायारे। सुदूर भुवनेश्वर आसी मु पहुँची मुंबई रे। आपण मानक अतिथि जहाँ को आमे कहू सेलिब्रिटी, बॉलीवुड तारका, चलचित्रर अभिनेता एवं अभिनेत्री को भेटिबा पई। एथर आपण मानक प्रिय इतिंका आलापर अतिथि होउचंती हिंदी चलचित्रर अभिनेता सचिन पिलगांवकर एवं अभिनेत्री तांकर पत्नी तांकर सहधर्मिणी सुप्रिया पिलगांवकर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपको। हमारा जो प्रोग्राम है इतिंका आलाप। धन्यवाद हमें मतलब बुलाने के लिए। आप कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगी, लेकिन ज्यादातर गेस्ट बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। इधर मैं आप लोगों को पूछूंगी। ऐसे तो आप लोगों का फैन हम बहुत साल से, हमारे जितने भी दर्शक लोग आज देख रहे होंगे ये सब आप लोगों के फैन है। मैम का तू मैं एंड सार के बालिका वधू एंड नदिया के पार। जी, जी। ये कभी कोई नहीं भूले हैं, कभी कोई नहीं भूलेंगे। मैं सर बहुत साल आगे आ चुके हैं आप। हम अगर थोड़ा पीछे देखेंगे, आपको 4 साल में नेशनल अवार्ड मिला था। 5 साल में। अच्छा 5 साल। 5 साल। मेरी पहली मराठी फिल्म थी। हाँ। उसका नाम था हा माझा मार्ग हाँ। एकला। हाँ। मतलब यही मेरा एक रास्ता है। ओ अच्छा। तो मीनिंग ऑफ द टाइटल। अच्छा। मेरे जिंदगी में ना टाइटल्स जो थे, जो रहे हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं और मेरी जिंदगी के साथ सही उतरे हैं उनके नाम। अच्छा। हाँ, जो पहली ही फिल्म का नाम था हा माझा मार्ग एकला, यही मेरा एक रास्ता है, तो पहली फिल्म से ये तय हो गया था कि यही मेरा एक रास्ता है। 5 साल से। 5 साल की उम्र से। और वो फिल्म मुझे, मैं बोलूँगा कि सौभाग्य से फिल्म वो मुझे मिली। मेरे पहले गुरु निर्देशक राजा बाहू परांजपे, उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में, इस कला के क्षेत्र में अपनी उंगली पकड़ने दी और पहला कदम मैंने उनकी वजह से यहाँ रखा। और उसके बाद सारे कदम जो थे वो बढ़ते गए, अलग अलग गुरु मिलते गए, लेकिन पहली ही फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड बाय द हैंड्स ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, दूसरे इंडिया के प्रेसिडेंट, उनके हाथ से मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उपस्थिति में वो फंक्शन हुआ। मुझे इनकी माता जी ने उन्हें उनके लिए वो शेरवानी सिलवाई थी। और वो जब अवार्ड रिसीव करने गए तो पंडित जी ने उन्हें बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया, उनका फूल निकाला, गुलाब का जो उनके यहाँ लगा था, और उनके पॉकेट में लगाया था। वो कितना खूबसूरत रहा होगा, मम्मी को भी देखने के लिए कितना अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से ये भी सच है, क्या ये सच है कि वो जो नेशनल अवार्ड था वो बच्चों के लिए पहली बार मतलब हाँ, वो पहली बार ये तय हुआ कि किसी बच्चे को दिया जाए। ओह, सो चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड उस साल से मेरे ख्याल से शुरुआत सर, आप 1963 में। क्यों आपके घर में माहौल कोई नहीं, आपके पिताजी थे ना डायरेक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं, पिताजी डायरेक्टर नहीं थे, प्रोड्यूसर थे वो भी उस वक्त नहीं ना। लेकिन मेरी इंडस्ट्री में आने के 6 साल के बाद वो इंडस्ट्री में आए। तो एक दूसरा किस्म का नेपोटिज्म आप बोल सकते हैं। हाँ, दूसरा किस्म का। लेकिन घर का माहौल फिल्मी नहीं था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं था फिल्मी नहीं का मतलब ये नहीं कि वो फिल्मों से प्यार नहीं करते थे, क्योंकि उनके पिताजी बहुत कला में रस रखते थे। माय फादर वाज अ फिल्म बफ होते हैं ना, जैसे कि पसंद करते हैं, वेरी बिग फैन ऑफ राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, इनके बहुत बड़े फैन। और माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम राज कपूर। हाँ, ये बहुत जरूरी है कहना। तो वो फिल्म, उस फिल्म के बाद, हालांकि मेरी मदर चाहती थी कि मैं एक ही फिल्म में काम करूं, उस मराठी फिल्म में, और काम करने की परमिशन मेरी मदर ने सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि एक ही फिल्म में काम करेगा, बाद में ये फिल्म के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा पढ़ाई करेगा और एक बड़ा अफसर बनेगा, कहीं नौकरी करेगा, 9 to 5 की जॉब करेगा, अच्छा, और
वैसा वो बनेगा, ऐसा उसका ड्रीम था, अच्छा। एम्बिशन था। लेकिन जब मुझे ये अवार्ड लेते हुए उसने देखा तो वो रोने लग गई, और उसके बाद उसने तय किया कि नहीं, जब मैं अवार्ड लेके वापस उसके पास आया तो वो रो रही थी, तो मैंने बोला क्यों रो रही हो, तो अच्छी तो बात है। मुझे लगा रोने की क्या बात है इसमें, आई वॉज 5 खुशी years का ओल्ड। आंसू, हाँ। तो उसने बोला नहीं बेटा, तुमने, मुझे लगा तुमको देख कर कि तुमने जन्म ही सिर्फ इसलिए लिया है, इसलिए मैं अभी तुमको रोकूंगी नहीं, अभी तुमको जो करना है इसमें वो करो। बस मम्मी पापा दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिल बिल्कुल। गया इस लाइन में आने के लिए। आप कुछ मराठी मूवी किए, फिर आप बॉलीवुड में आ गए, वो कैसा हुआ सर? नहीं, वो भी सौभाग्य से ही हुआ। मेरी 2-3 फिल्में रिलीज़ हो चुकी थी, हाँ। और उसके बाद 63 में ही 2 फिल्में रिलीज़ हुई थी मेरी। पहली ये हाँ माझा मार्ग एकला, और एक फिल्म दूसरी भी थी, वो भी राजाभाऊ परांजपे उन्हीं की थी। ओह अच्छा। तो उसके बाद 64 में मुझे पहली हिंदी फिल्म मिली, वो एक स्टंट फिल्म थी, उसका नाम था जिम्बो का बेटा। ओह, अच्छा अच्छा। उसमें तबस्सुम जी मेरी पहली हिंदी फिल्म की मदर हैं, अच्छा। जिनका अभी अभी देहांत हुआ। हाँ। इट वॉज अ स्टंट फिल्म, टार्जन काइंड ऑफ, अच्छा। यू नो। तो वो फिल्म पहले मिली, और उसके बाद फिल्में चलती गई, मिलती गई। बचपन में मैंने बहुत सारी फिल्में की, मराठी फिल्में कम की, हिंदी फिल्में ज़्यादा की। हाँ। इवन बड़े होने के बाद भी हिंदी फिल्में ज़्यादा की मराठी फिल्मों मराठी के अपने मुकाबले में। और आज भी अगर देखा जाए तो बचपन में मैंने तकरीबन 65 फिल्म्स मैंने एज अ चाइल्ड एक्टर किए। उसके बाद भी बड़े होने के बाद तो मैं काम करते रहा। तो आई हैव एक्टेड एज एन एक्टर, आई हैव डन मोर देन 200 फिल्म्स, बट मोर इन हिंदी देन इन मराठी। सर वो नदिया के पार कैसे आया? नहीं, नदिया के पार में तो घर का एक्टर था उनके, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के, क्योंकि उन्होंने ही अच्छा। मुझे गीत गाता चल में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उन्हीं की अँखियों के झरोकों से फिल्म बहुत चली थी, और गोपाल कृष्ण भी जो है हाँ। वो भक्तों को बहुत अच्छी लगी थी। हाँ। लेकिन नदिया के पार जो फिल्म थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, मुझसे जुड़ी हुई फिल्म उनकी, वो सबसे बड़ी हिट थी, हाँ। नदिया के पार। और वो भी हमने सोचा था कि एक छोटी सी फिल्म बनाएं। मुझे याद है उस वक्त उस फिल्म का बजट 18 लाख रुपए था। ओह अच्छा। मैं 1982 की बात कर रहा हूँ। एक छोटे बजट की फिल्म हम लोग बनाए, इसमें कोई बड़ी बात ना करें ये वो। मैंने कहा आप कितना भी छोटा बनाइए, इसको बड़ा होने से आप रोक नहीं सकेंगे। अच्छा। ऐसा मुझे महसूस हुआ था, उनके गाने और ये और वो सारी। और मैंने अपने आप को झोंक दिया था। उस वक्त मैं अपनी पहली मराठी फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, अच्छा। और मैंने इस फिल्म के लिए वो मराठी फिल्म को बीच में रोका, अच्छा। ताकि नदिया के पार की शूटिंग पूरी हो, क्योंकि मैं जानता था कि इस फिल्म से मुझे क्या मिलने वाला है। क्योंकि क्या है, मैं आपको बताऊं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नहीं। नाम, यस। इज्जत, प्यार, आशीर्वाद, यस। ये मैं पैसों से ऊपर रखता हूँ। उसके बाद मेरी मराठी फिल्म भी रिलीज़ हुई, वो भी ठीक ठाक चली। उसके बाद दूसरी फिल्म थी मराठी की, जो पूरी होने से पहले मेरे पिताजी गुजर गए, जो प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म, तो उस फिल्म को ठीक ठाक रिलीज़ नहीं मिल पाया। लेकिन तीसरी फिल्म जब मैं बना रहा था, आई पुट माई फुट डाउन कि आई वॉन्ट टू मेक अ रोमांटिक कॉमेडी। और जिस रोमांटिक कॉमेडी के लिए मुझे मेरे अपोजिट एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। लेकिन तब मैडम जिंदगी में नहीं आए थे। नेचुरली, क्योंकि अभी तक वो उसी फिल्म से उनका आना लिखा हुआ था। तो वो ढूंढते ढूंढते मैं इनके तक पहुंचा, अच्छा। और फिर मैंने इनका काम देखा था मैंने। सर कैसे पहुंचे आपके पास ढूंढते ढूंढते? बहुत इंटरेस्टिंग था वो, जैसे कि टेलीविज़न हर घर में पहुंच चुका था। तो उन दिनों में टेलीविज़न पे पूरा टाइम नहीं हुआ था टेलीविज़न का वक्त। हाँ, तो नहीं। 6:30 से 7 बजे तक हाँ। बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हुआ करते थे, हाँ। और उसमें छोटे छोटे नाटक भी करते थे, बड़े लोग करते थे, वो नाटक भी प्रेजेंट हुआ करते थे। क्योंकि तब तक मैं साइड बाय साइड, जब ये इनका करियर उभर रहा था एज अ दिस थिंग, तो मैं तो उस वक्त कॉम्पिटिशन्स में हिस्से ले रही थी। अपने आप को अपनी जो आपका हॉबी है, फैमिली माहौल भी हाँ, वो काफ़ी एकेडमिक्स में रहा है। अच्छा। मेरी मदर टीचर रही है, मेरे एक्टिंग वैक्टिंग से पिताजी कोई ताल्लुक कोई नहीं मेरी ताल्लुक नहीं, फैमिली पर में। यही ना कि महाराष्ट्र का कल्चर है नाटक। थिएटर इज कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। स्कूल्स में भी ना, स्कूलों में ऐसे जैसे डिबेट्स हुआ करते थे, या इंटर स्कूल नाटक के कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ज़रूर मेरे स्कूल से मुझे भेजा करते थे मेरी टीचर्स, क्योंकि उन्हें पता था ये बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेज पे हाँ। कंडक्ट करती है। तो ऐसे सारे कॉम्पिटिशन्स में ना मैंने काफ़ी सारे प्राइजेस जीते थे। और वो प्राइजेस, मतलब वो कंपटीशन के जजेस थे, तो उस वक्त के माहिर नाटक बनाने वाले थे, ऐसे लोग थे, जैसे हाँ। कि
बहुत जैसे अबोल अच्छा नाटक पालेकर बोला, बनता था। रोहिणी हट्टंगडी होती हाँ। थी, सुधा करमरकर, Top सुलभा grade देशपांडे artist. जी, इनके वो कॉम्पिटिशन्स में मैं हिस्सा लेती थी। तो उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया था और उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में काम करने के लिए बुलाया था। तो 10वीं पास करने के बाद जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गई, तब मेरे पापा ने कहा कि तुम वो साइंस वायंस लेना मत लो। मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, क्योंकि तुम्हारी ये जो कला है, तुम वो उसके साथ नहीं मैच कर पाओगे, तुम कम आर्ट्स ले लो, क्योंकि मेरे फादर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोफेसर और अच्छा। प्रिंसिपल रहे कॉलेज के। तो तुम आर्ट्स ले लो, तुम्हें यहाँ पे आर्ट्स में साथ साथ ये तुम कर पाओगे। तो ऑब्वियसली मैंने भी वही माँ बाप के जो सोचते हैं माँ बाप अपने बच्चे के लिए, वो सब सोच कर ही सोचते हैं। हाँ। तो उतनी मैच्योरिटी उस वक्त बच्चे में नहीं होती जो माँ बाप देख सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी, मैंने वो मानी, फिर मैं वो करते। तो वैसे मैं नाटक में काम करने लगी थी। तो एक नाटक था जो टेलीविज़न पे 6:30 बजे के स्लॉट में दूरदर्शन, मुंबई दूरदर्शन पर दिखाया गया एक दिन। अच्छा। तो वो जब दिखाया गया, उसमें जो मैं छोटा-सा किरदार कर रही थी, वो बिल्कुल मैच कर रहा था किरदार इनकी स्टोरी की हीरोइन से। ओह! अच्छा। तो वो जब 6:30 बजे चल रहा था, तो चूँकि ये बहुत ढूँढ रहे थे उस कथा के लिए उनके साथ सामने काम करने वाली हीरोइन को, तो वो अंदर थे कमरे में और उनकी माँ देख रही थी, माताजी। हाँ। तो माताजी ने कहा, जल्दी आ जाओ, देखो तुम ढूँढ रहे हो ना, So तो ये nice. क्या तुम्हें लगता है कि ये सूट करती है? तो ये बाहर आ गए, उन्होंने देखा, बोला हाँ, ये तो सच में बिल्कुल वही किरदार है। लिटरली वही सेम था ना, बिल्कुल जैसे वो एब्सोल्युटली जैसा मुझे जो चाहिए वो था। सोच रहे थे, वो किरदार मैं वहाँ पे प्ले कर रही थी। दिखने वाली, बात वैसे बोली जैसे कि गाँव की बोली, हाँ। वो सब कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा, अब नाटक तो आधे घंटे का था, बंद हो गया, उनको पसंद आया, पर कहा ढूँढे कैसे? तो बोले कि रुकते हैं एंड तक, पता चलेगा कि कहाँ है, क्या है। अच्छा, अच्छा। तो एंड में मेरा नाम आ गया, तो बोले मेरा नाम सुप्रिया सबनिस, ऐसे नाम था उसमें। तो और उसमें और एक कैरेक्टर था जो फ्रेंड था उनका। तो बोले कि इसको पूछेंगे तो इस लड़की के बारे में तो पता चलेगा। तो जैसे शो खत्म हुआ, उसकी मम्मी ने ऐसे ही कहा, सुप्रिया आप सबनिस तब मतलब कितने बड़े थे? 16। 16 साल की थी। तो इन्होंने बोला कि मम्मी ने जैसे ही ख़त्म किया शो, तो मम्मी के मुंह से ही निकल गया ऐसे कि अरे ये तो सुप्रिया सबनिस मतलब अपने हमारी ही कास्ट की। की है, मतलब गोवा अच्छा, जैसे। अच्छा। उस वक्त उनकी माताजी चाहती थी कि इनकी भी शादी हो जाए, तो क्या शादी करोगी, क्या करो, शादी अच्छा। करो इससे, ऐसे कुछ मुंह से निकल गया। पहले शो हुआ या पहले शादी हुआ? नहीं शो तो चला, शादी लेकिन क्या होता है, कभी कभार जबान पे सरस्वती बैठी होती है, जी सर, ज़रूर। तो ये सच्ची बात है। वो मेरी मदर के जबान पे उस वक्त बैठी हुई थी। हाँ। तो उसने बोला, देखो अपनी ही कास्ट की है, शादी कर ले इससे। मैं बोला, अभी क्या तुम टीवी पे लड़की देख के मुझसे शादी करवाओगी मेरी? कमाल करती है। तो ऐसा बोल के मैं निकल गया था वहाँ से। लेकिन वो एक बीज जो था, वो उसने मेरे दिमाग में डाल दिया। कहीं अटक गया था अटक जाके। गया। कहीं जाकर मुझे ज़रूर अटका अननोइंगली हाँ। वो दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, वो चीज़ एक अटक गई। मैंने कहा छोड़ो, अभी उसके बारे में क्या सोचना, काइंड ऑफ। नेक्स्ट डे पेपर खोला तो मुझे मालूम पड़ा कि कोई प्ले नया बन रहा है जिसमें मेरा वो दोस्त काम कर रहा है। तो उसमें मैंने नाम पढ़ा, सुप्रिया सबनिस। मैंने कहा अरे ये वही लड़की है। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मैं प्ले कभी है तुम्हारा फर्स्ट शो? उसने कहा अभी 10 दिन बाद है या 8 दिन बाद है, जो भी। नाही, फर्स्ट ऑक्टोबरला आला होता तुम्ही. इट वॉज 1 ऑक्टोबर को ही आई शो था. अग्रीड, लेकिन वो 8-10 दिन बाद में था जब मैंने उससे बात की तब। आप फर्स्ट शो देखने आए थे, फर्स्ट डे मैं फर्स्ट उसी की शो. बात कर रहा हूँ, लेकिन मैम मैंने कितने जब अच्छे से हंस के बोले, मैम का फेशियल नहीं, एक्सप्रेशन मैंने जब उसका कितना पेपर अच्छा है। पढ़ा तो आपका फर्स्ट शो का ही अनाउंसमेंट उसमें आया था। अच्छा, आई वांटेड टू कम एंड वॉच द फर्स्ट शो फर्स्ट इटसेल्फ। शो देखने आए थे. तो अच्छा। मैंने फिर उसने कहा कब है, तो उसने डेट बताई। मैंने कहा मैं पहले शो पे ही आऊँगा। उसने कहा 2-4 शो होने के बाद आना, ज़रा प्ले जो है वो सेट होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले ही देखना है, बिकॉज आई वांटेड टू सेलेक्ट माई हीरोइन। तो मैं अपने प्रोड्यूसर को लेके वो वहाँ पे पहुँचा और मैंने उसका प्ले देखा। तो मेरे प्रोड्यूसर ने इमीडिएटली ऑन द फेस मुझे ना बोल दिया, क्योंकि ये लड़की नहीं चलेगी, शी इज़ टू स्मॉल फॉर द रोल। मैंने कहा देखो, तुम जिस गेटअप में उसको अभी देख रहे हो ना, इस वजह से तुमको ऐसा लग रहा है। अगर तुमको उसको, जो मैं जिस रूप में देख रहा हूँ, उसमें अगर वो रहेगी तो वो परफेक्ट लगेगी। पहले में उनकी जिंदगी में मूवी के फिल्म का माध्यम नाम से था आई. नवरी मिले नवरेला। हाँ। मतलब दुल्हन मिले दूल्हे को। ओह अच्छा। देखिए हर टाइटल उनका ये तो साथ वो भी होगा. टाइटल सच्चा साबित हुआ, आप समझी। जी तो सर। फिल्म में फिर अल्टीमेटली वो प्रोड्यूसर ने हाँ बोला, फिर इनके माता पिता ने ना बोला, क्योंकि वो इस बैकग्राउंड से आते नहीं हैं। बोले अगर फिल्म में काम करेगी तो बेटी की हमारी शादी कैसे होगी, कोई शादी के लिए तैयार नहीं होगा इन्होंने।
तब ऐसा था। And particularly the people who don't belong to this industry, they have some inhibitions about this industry also. They don't have much knowledge about it. You see, Yes. that is why probably. Yes. तो अल्टीमेटली उनको मनाया गया। मनाने के बाद फिल्म शुरू हो गई। शुरू होने के बाद मुझे ये और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, लेकिन मैंने कुछ इनको बोला नहीं उसके अच्छा। बारे में। उसके बाद इनके माता पिता से भी मुलाकात हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि इन पे संस्कार किन लोगों के हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब मैंने शादी के बारे में बिल्कुल अपना डिसीजन लिया, वो सिर्फ इनको देख के नहीं लिया, इनके माता पिता को देख कर भी लिया। बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने तक वेट किया मैंने, क्योंकि अगर मैं बीच में कुछ बोलूं और इसने अगर भड़क के अगर मुझे एक लाफा वगैरह मार के अगर फिल्म छोड़ के चली तब गई, ये उनको इसलिए लगा क्योंकि उस फिल्म में जो किरदार था ओह। चमेली का, वो जयराम नाम था उनका और मेरा चमेली जयराम से हमेशा झगड़ा करती थी, ओह, हमेशा उस पर वो भारी हुआ करती थी। अच्छा। तो इसके लिए शायद उन्हें डर लगा होगा कि अगर इसने चमेली नहीं, अभी भी जैसा सर आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं ये जो 20-15 दिन सर के साथ बात हुआ, हर टाइम बोलते हैं सुप्रिया से पूछ के बताऊंगे। हाँ देखो, हर हाँ टाइम। तो बिल्कुल, तो वो ये चमेली बहुत प्यार का बात है और कुछ नहीं, प्यार एंड रिस्पेक्ट। यस। ये जो आपका दाम्पत्य के बारे में अगर हम पूछे, मुझे जितना लगा इतने दिन में, 15-20 दिन में, इससे ज़्यादा पहले मेरे कभी बात नहीं हुआ, मुझे लगता है बहुत सुखी है। बिल्कुल, यही जो अभी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को कभी ग्रांटेड नहीं लेते कि ये नहीं कि मैंने बोल दिया है तो मतलब तुम्हें आना पड़ेगा, ये नहीं है। और ये बात जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कुछ दूसरा कहना हो या मानना हो, तो अगर ऐसी बात है तो कम से कम मुझे ये तो पता चलता है कि अगर मेरा कुछ दूसरा कहना या मानना हो भी, तब भी अगर ये इस तरह से पेश आ रहे हैं मेरे साथ, मुझे वो चांस दे रहे हैं मना करने का, तो क्यों ना मैं भी कुछ सोचूं इस बारे में। और अगर मुझे पसंद नहीं भी है, हालांकि मैं जैसे आपको कहती हूँ कि मुझे इंटरव्यू फॉर्मेट हाँ। पसंद नहीं है, मैं नहीं देती इंटरव्यूज़ में, नहीं जाती प्रोग्राम्स में, पर फिर जब ये ऐसे इस तरह से मुझे मौका देते हैं मेरा अपना ये बयान करने का, मेरी इच्छा को मान देते हैं, तो मैं भी एक स्टेप पीछे जाके देखती हूँ कि नहीं, ये सही है, ये जो कर रहे हैं वो सही है, इस तरह से कर रहे हैं। तो वो जो मेल-जोल है बात करने का, वो करेक्ट हो जाता है। सुखी मतलब जो भी है हम लोगों की बाकी दाम्पत्य जीवन में भी जो डिमांड्स होती है, वो बहुत हमने नॉर्मल रखी है। हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। नॉर्मल घर से आए हुए, अच्छे संस्कार में पले-बड़े, जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अभी भी हम लोग इनके माताजी के घर में रहते हैं। ये कभी नहीं कहते कि माँ मेरे साथ है, वो कहते हैं मैं माँ के साथ रहता हूँ। सो मतलब नाइस। हालाँकि घर भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है, काम तो वही करते आए हैं, पर ये जो है ना वो मुझे पसंद है एज़ अ ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग के तौर पे मैं इन्हें जज करती हूँ, अपने पति के तौर पे नहीं जज करती हूँ। So पति के तौर पे nice. उनका ऊपर-नीचे बहुत कुछ हो जाता है, पर मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग उनको जज नहीं कह सकते, मैं उनकी रिस्पेक्ट एज़ अ ह्यूमन बीइंग करती हूँ। जज तो कोई नहीं किसी को करना चाहिए, हर एक इंसान अपने आप से अलग बना है, ऊपर वाले ने बना के हाँ, भेजा है। सो नाइस, तो बहुत ये सोच अच्छा। रख के मैं चलती हूँ और इसी तरह की कुछ सोच उनकी भी है। तो ये है कि साथ निभाना है। आप उनमें से क्या दिखते हैं जो आपको अच्छा लगता है? उनकी जो ज़िंदा-दिली है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ज़िंदा-दिल इंसान जो फेलियर को भी इतने अच्छे से ले सकता है, दुःख में से उठने के लिए भी जिसको खुद भी उठेगा उसमें से और लोगों को भी दूसरों को आगे भी। ले जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हँसाते हैं लोगों को, खुद हँसना बहुत पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वुमेन को रिस्पेक्ट करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है मैम के बारे में? वो खुद मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो नाइस, अभी होना चाहिए। और मैंने इसीलिए उसको कभी बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो थी वही देख के अगर मैंने पसंद करना शुरू किया, शादी करने की मुझे इच्छा हुई और मैंने शादी की, तो मैं फिर उसके बाद उसको क्यों बदलूं? तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी पसंद है उस पसंद को मैं बदल रहा हूँ। सो नाइस, बहुत अच्छा आपकी है। बात समझ में आई ना? यस, बहुत अच्छा है। तो क्यों मैं ऐसा करूं? तो जैसी है वैसी मैंने पसंद की थी, वैसी ही वो रहे तो मैं खुश हूँ। तो वो वैसी ही है।
सर वो जैसे मतलब मेरे लिए नॉर्मल आज भी वो 16 साल की ही है। सो नाइस, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं है। मैम कितने अच्छे हंस रहे, ग्लो कर रहे हैं अभी मैम के फेस। जैसे सर नॉर्मल फैमिली में होता है, हम जैसे चलते हैं कि हम सोचते हैं कि जो सेलिब्रिटी कपल आप लोगों का चलना, घर का काम थोड़ा कुछ अलग होता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मतलब ये तो अच्छा ज़्यादा आंसर देगी इसका। लेकिन मेरा जवाब ये है कि हम कोई आसमान से टपके हुए नहीं हैं। हम सर्वसामान्य जो लोग होते हैं उन्हीं की तरह हैं। सिर्फ इतना ही है कि हम प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं उन लोगों से कंपैरेटिवली। लेकिन हम में भी उतने ही झगड़े होते हैं, उतनी ही अनबन होती है, उतने ही मनमुटाव होते हैं और उतने ही समस्या का समाधान भी होता है, एक दूसरे को जान के। हमको दूर से लगता है जैसे सेलिब्रिटी कपल है ना, उन लोगों का घर में शायद कुछ अलग होता रहता है। नहीं, अरे कुछ नहीं, भैया, कुछ नहीं। अलग कुछ नहीं होता। इनफैक्ट हम लोगों को और तक मतलब उठाना ये पड़ता है कि कई कई बार लोगों के परसेप्शन के लिए थोड़ा हाँ। बहुत हमें खुद में सेलिब्रिटीपन लाना पड़ता है, क्योंकि उनको तो नहीं तो वो शौक हो जाएंगे देख के कि ये क्या है, ऐसे शौक हो जाएंगे। अभी भी हमारे घर के अगर बेल बजती है तो हम ही दरवाज़ा खोलते हैं। अभी भी घर में कोई आता है तो आप ये पाएंगे कि सचिन जी खुद ग्लास और ट्रे लेके आए। पर वो अभी कई बार क्या होता है कि ये हमारा घर है, तो हमारे घर में जो भी आता है वो हमारे लिए अतिथि है। यस। तो हमारे नज़रिए में हमारे घर का काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और हम वो वैसे ही करते हम हैं। लोग नहीं आती भी नहीं है शर्म। तो To be ये very होता frank, है। कोई अगर वहाँ पे पानी वाना पी के या चाय पी के ट्रे रखा हो वहाँ पे मुझे नजर आए तो मैं उसको उठा के अंदर किचन में लेते ले हैं। जाके रखता हूँ। हाँ, पर कई बार ऐसे होते हैं कि अगर ऐसे सोचा कि नहीं, इससे उनके नज़रिए में प्रॉब्लम आता है, तब जाके किसी हमको का ये अगर। ध्यान में रखना पड़ता है कि चलो अच्छा। ये करे, अच्छा, चलो ये किसी से करवाए, अच्छा। ताकि उनके नज़र में आप सेलिब्रिटी लोग। सेलिब्रिटी लगो नहीं। क्योंकि कई बार लोग आने वाले जो होते हैं वो मन में क्या सोच के आते हैं पता नहीं होता। तब तक सामने वाले को देख के ऐसे करना पड़ता है। और बाकी तो घर में जो हर घर में समस्याएं होती है, वैसे छोटी मोटी औरत के जिंदगी में जो भी समस्याएं होती है वो सब कुछ समस्याएं मेरी जिंदगी में भी है। और चूंकि मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानती तो मेरा वो समस्याओं को हल करने का तरीका भी बिल्कुल आम सा है। हालांकि है बहुत छोटी सी बात, लेकिन मैं जो भी कपड़े पहन के या शर्ट टी शर्ट या कुर्ता या जो भी पहन के जा रहा हूँ घर से बाहर उस दिन, वो सुबह मैं अपने हाथ से इस्त्री करता हूँ। ओह सो नाइस। अभी तो एक मेड है जो चली गई है हमारी हेल्प, तो अब तो अच्छा। उनको करना ही पड़ेगा। नहीं, वो कल थी वो, लेकिन फिर भी ये कुर्ता मैंने अपने हाथ से इस्त्री किया है। एक ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं, इसमें अपना सब काम अगर खुद आप करें तो उसमें क्या छोटी बात क्या है उसमें? उसमें कुछ छोटी बात नहीं है। हाँ, जब तक है सुख मिलता है, लोगों की हेल्प का सुख जो होता है मिलता है, तो जब मिलता जाए, नहीं मिलता मिलता है तो हमें दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम गाड़ी टूटेंगे में नहीं। पिछले काफ़ी सालों से मैं गाड़ी चलाना मैंने बंद कर दिया है। अच्छा। क्योंकि जहन में इतने ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, इतनी ज़्यादा कि फिर उसमें रिस्क लेना ठीक हाँ। नहीं होता। तो बेहतर है भाई कि भाई गाड़ी, हालांकि महंगी गाड़ी खरीदते हैं, और महंगी गाड़ी खरीदने का मज़ा किसको आता है? जो गाड़ी चलाता है। जी। तो मतलब हाँ, ये ठीक बात है। हम अपने जो शोफर हैं उसके मज़े के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, अपने मज़े के लिए नहीं। आप बहुत सालों से बॉलीवुड में हो, क्या चेंज देखते हो सर पहले से आज? देखिए, मैंने तो इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, और मैंने हमेशा हर चेंज को अपनाया है। मैंने किसी चेंज को बुरा नहीं समझा कभी, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। यस। हाँ, एवरी डे इज़ न्यू, एवरी डे हैज़ सम चेंज इन द नेचर इटसेल्फ। यस। तो इस वजह से वो चेंज अपने को स्वीकार करना हो। आपको कुछ अलग लगता है अभी काम करने से पहले जैसे आप काम हाँ, करते बिल्कुल। थे? देखिए, ऑडियंस चेंज हो गया है, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम लोग क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि हमारा ऑडियंस चेंज होता है, ऑडियंस की टेस्ट चेंज होती है, तो हमको भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सप्लाई एंड डिमांड की बात है। टेक्निक चेंज हुआ हाँ, है, टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा, टेक्नोलॉजी का चेंज मैंने बचपन से मैं देखते आया हूँ। मैंने ब्लैक एंड वाइट से शुरुआत की है, यस। हाँ। और ब्लैक एंड वाइट से कलर वाज अ वेरी बिग रेवोल्यूशन इन बॉलीवुड। यस। ठीक है ना? हाँ। तो इतने बड़े बड़े मैंने रेवोल्यूशंस देखे हैं
कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मतलब उस पर बोलना शुरू करें तो ऐसे लगता है कि कौन से कैमरे, इतने बड़े बड़े कैमरे से लेके वो जो गाने के शूटिंग के वक्त वो सब कुछ सिंक साउंड मध्ये गाना भी हुआ करता था वो से सर देख के। पहले तो जब आप लोग करते थे आप खुद गाना गाते थे ना? नहीं 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 नहीं, Playback उस होता था? जमाने हाँ प्लेबैक होता था उस Playback। जमाने में। वो जमाना मेरे से पहले का जमाना है जब लेकिन खुद था गाना ना गाते ये? थे। बहुत पहले था, मेरे से पहले था। अच्छा, हाँ आप मेरी बहुत इंडस्ट्री में अच्छा आने से गाना भी पहले। गाते हो। नहीं ठीक ठाक गा लेते। सर अभी ओटीटी भी आ गया, क्या बोलेंगे उसमें? नहीं दिस इज हियर, ओटीटी इज हियर टू स्टे, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। ओटीटी ऐसा है कि जब तक कोई नई चीज़ उससे बढ़कर नहीं आती तब तक ओटीटी रहेगा। जब टेलीविज़न आया था तब भी लोगों को ऐसा ही लगा था कि अरे बाप रे अभी फिल्मों को जो है वो नुकसान होगा। हाँ। लेकिन कुछ हद तक पहले हुआ, उसके बाद फिर गाड़ी जो है Settle वो हो पटरी पे आ गई थी हाँ, और फिल्में फिर भी चलने लगी थी। बिकॉज नई चीज़ जब आती है तो ज़रा नया लगता है तो लोग बाग ज़रा थोड़े से और इंथुजियास्टिकली उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको देखने के लिए। जैसा टेलीविज़न का हुआ था वैसा ही ओटीटी का भी हुआ जब वो नया आया तब। ऊपर से लॉकडाउन जब हुआ, पेंडेमिक की वजह से लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, तो उनको सिवाय ओटीटी के और कुछ दूसरा नहीं। कोई चारा नहीं था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद ऐसा हुआ ना कि उनको घर में रहने की और घर पे बैठ के चीज़ें देखने की आदत लग गई। ये अब- लॉकडाउन ज्यादा ऊपर उठाया आपके हिसाब से 2 OTT साल को? जो थे वो हमारे इंडस्ट्री को बहुत भारी पड़े, लेकिन उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म के हिसाब से भारी नहीं पड़े। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे आदतें जो हैं, ऑप्शन मिल गया सब। आप जहाँ पे चॉइस देंगे और चॉइस की आदत देंगे उसके बाद फिर आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, ऑडियंस इसको को हम फिर hamper देखिए, नहीं समझेंगे। फिल्म अगर फ्लॉप होती है तो मैं कभी ऑडियंस को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि अगर आपको ऑडियंस को ब्लेम करना है फिल्म फ्लॉप के लिए तो हिट के लिए भी क्रेडिट उन्हीं को दीजिए, खुद मत लीजिए। जब आपकी फिल्म हिट होती है तब आप कहते हैं ना कि आपने बनाई है, हाँ, तो जब फ्लॉप होती है तब क्यों नहीं कहते हैं? तब भी कहिए कि ये मेरी गलती की वजह से फ्लॉप हुई है, ऑडियंस की वजह से नहीं। नहीं ऑडियंस की वजह से नहीं। तो अभी आदत हो गई है उनको, तो निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन निकलेंगे ज़रूर। अच्छा कंटेंट अगर आप देंगे तो लोगों की बात समझ में आएगी और लोग उसको देखेंगे। दूसरी बात, रीजनल फिल्म्स के बारे में अगर बात की जाए, हाँ, मैं बात करने वाली थी। आपके चेहरे से समझ गया था मैं आप क्या बात पूछने वाली है मुझसे। तो रीजनल फिल्म्स के बारे में अगर बात करें तो रीजनल फिल्म्स भी चल सकती हैं, लेकिन कैसे चलेंगी? जब उस रीजन का प्रेक्षक उसको देखने आएगा तो उस रीजन की कोई बात उसको मिले उससे, हाँ, जो उसको हिंदी फिल्म से नहीं मिले। नहीं मिले। अगर उसको वही आप देंगे जो किसी हिंदी फिल्म में देख सकते हैं वो, तो वो आपकी रीजनल फिल्म क्यों देखेगा? वो बोलेगा भाई थैंक यू वेरी मच, मैं तो जाके टाइगर श्रॉफ को देखता हूँ, हाँ, मैं अजय देवगन को देखता हूँ, मैं आपके वरुण धवन को देखता हूँ या आयुष्मान खुराना को देखता हूँ, मैं आपकी फिल्म क्यों देखूँ? हाँ, आपकी फिल्म मैं तब देखूँगा तब जब मुझे आप ऐसा कुछ ऑफर करेंगे जो मुझे इनकी फिल्मों में नहीं नज़र आता। फॉर इंस्टेंस, अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ मैं तो कंतारा। यस, आप फिल्म देख के बाहर निकले, बोले क्या है इस फिल्म में इतना, कि यह लोगों ने इतना सर पे चढ़ा रख, लेकिन कुछ होगा ज़रूर। यस, वो ऐसा होगा जो आपको बाकी हिंदी फिल्मों में नज़र नहीं आता। हम तो फुल हार्ट निकले थे हॉल से। तो जैसे जैसे आप जब भी अपनी रीजन को केटर करने की जब कोशिश अपनी संस्कृति से करेंगे तब लोग आपके पास आएंगे। सर अभी मराठी फिल्म इंडस्ट्री कैसे चल रहा है आपके हिसाब से? ठीक नहीं चल रही है, बिकॉज उनको खुद को ही पता नहीं है अभी पेंडेमिक के बाद कि हमारा कौन सा कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा। मराठी की क्या बात कर रहा, मैं हिंदी वालों को भी नहीं समझ में वो आ तो रहा है। बहुत अभी ठहराव आ गया थोड़ा बॉलीवुड में भी। हाँ, हम न्यूज़ लेकिन में उनको देखा। खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए और उसमें से ट्रायल एंड एरर पे वो पता चल हाँ, जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो कोई भी ठोक बजा के ये नहीं कह सकता, नोबडी कैन पुट हिज फुट डाउन एंड से दैट मेरी ये फिल्म सुपर हिट है जो रिलीज नहीं हुई है अभी तक। जी, कोई भी नहीं बोल सकता। तो सब लोग अपने वेट करते हैं, क्योंकि क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताता हूँ फिल्मों के बारे में, जी सर। कि जो इंसान फिल्म बनाता है, जैसे मैंने एक फिल्म बनाई और वो फिल्म मैंने देखी। अच्छा, फिल्म बनाने से पहले फिल्म मेकर को वो फिल्म देखनी होती है बनने से पहले, कि ये ऐसे दिखनी चाहिए, ये ऐसे दिखेगी, विजुअलाइज। ये एक उसका विजन इज टू सी समथिंग इनविजिबल। यस, तो वो पहले तो वो उसके दिमाग में होती है, वो फिर फिल्म उस हिसाब से बनाता है, फिर वो देखता है, बोलता है ये मुझे चाहिए थी फिल्म और ये वैसे बनी है।
लेकिन जब फिल्म थिएटर में रिलीज होती है ऑडियंस के साथ में, वही आदमी जो उस फिल्म को देखता है, तो वो फिल्म अलग दिखाई देती है। यस। और उसको ये समझ में नहीं आता कि ये फिल्म मैंने बनाई हुई यही फिल्म है। नहीं, ये तो कुछ और फिल्म है। लोग इसको, अरे इस छोटी चीज को भी लोगों ने सर पे उठाया, देखो रोंगटे खड़े हुए हैं ये बोलते हुए। ये मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है। यस। तो फिल्म बनाने वाला सिर्फ एक आदमी नहीं होता, उसकी टीम तो होती है। Yes. वो 50% काम करती है, 50% काम ऑडियंस करती है। हाँ, और ये 50% जब जाके सिंक्रोनाइज होता है, तब जाके फिल्म हिट होती है। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। हो कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। मैम अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपसे पूछिए, आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टली क्या है वुमेन एम्पावरमेंट आपके हिसाब से, आप कैसे बोलोगे? देखिए, हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही आजकल चर्चा में है। जी मैम। जिस घर में दुर्गा को या जिस घर में देवी को पूजा जाता है, पर उसी घर में औरतों को क्या स्थान है, ये आप सभी को पता है। जी मैम। एम्पावरमेंट तभी दे सकते हैं जब खुद वुमेन ने अपने आप को नीचे इतना कर लिया है कि उनको ये अंदर की उनकी शक्ति जागृत करने का ये माध्यम है, मुझे लगता है। और वो खुद से, क्योंकि वो स्वभाव से ही इतनी निस्वार्थी होती है ज़्यादातर, कि वो हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर रखती है। तो जब ऐसी बात होती है तो उसके अंदर की जो शक्ति है वो बाहर लाने के लिए ये आज वर्ड जो हम महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का वर्ड यूज़ करते हैं, वो करना पड़ रहा है। और महिला सशक्तिकरण के लिए दरअसल महिलाएं भी काफ़ी है, पर चूंकि महिला अपने आप को सालों से ऐसे देख ही नहीं पाती, उसके लिए ये बाहर से लाना ज़रूरी है। सशक्तिकरण के लिए जो भी बन पड़े ग्रास रूट लेवल से, और कहीं भी, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे स्तर की महिला हाँ, जो है नहीं। उसके लिए भी ये सशक्तिकरण ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि क्या पता जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ, किस ओहदे पे बैठी हुई महिला घर जाके क्या है वो शायद पता नहीं है, अंदर की बात हमें पता नहीं है। तो इसके लिए महिला को खुद अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये इसकी चर्चा होनी ज़रूरी है। ये इस बात को बार-बार क्या बोलते हैं, उसके बीज जो है वो डालने वो बोना ज़रूरी जाए। है, ताकि एक कम से कम एक महिला अपने बच्ची को, जब नया जन्म मिल रहा है, उसको वो कम से कम ये उसकी बिहेवियर से उसमें चला जाए, क्योंकि ये बात पढ़ने की, सुनाने की नहीं है, ये बात फील प्रैक्टिकली करने करना की है। है। टू फील दैट पावर, यू हैव टू फील दैट पावर। जो भी ऐसे उधार की चीज़ नहीं, हम लोग कितना करेंगे उधार की चीज़ को लेकर, हम कितना आगे जाएंगे। आपके एक ही बेटी है। मेरी मैं एक कुछ ही बोलना बेटी है। चाहूँगा जी इस सर, वुमेन बोलिए। एम्पावरमेंट के बारे जी में। सर। मेरी ये सोच है, जी सर। मर्द को ये बहुत पहले पता चल गया था कि औरत जो है वो उससे ज़्यादा शक्तिमान है। नेचुरल ट्रूथ है। ये एब्सोल्युटली नेचुरल ट्रूथ है, बिकॉज वीकर सेक्स बोल बोल के हाँ। एक स्ट्रॉन्गर सेक्स को आपने सप्रेस किया, Yes. और वो जानता था, सप्रेस किया, वीक नहीं बनाया, सप्रेस किया। और वो मर्द ये जानता था कि औरत उससे स्ट्रांग है और वो उस पर हावी हो जाएगी, इसलिए उसने उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया, उसको बांध के रखा, उसके ऊपर काम थोपे कि तुम ये काम करो नहीं, घर का वो काम करो नहीं, ये करते रहो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को संभालो, घर से बाहर ना जाओ। ये एक मर्द की मेंटालिटी है, पहले से एकदम से रही है, जिसकी वजह से औरत के पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था सिवाय ये करने के, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप को
वीक समझने लगी, और उसकी फिर हालत हर जगह अपने समाज में ऐसी ही रही। यही वजह है कि जब किसी को बेटी होती है तो वो दुखी होते हैं क्योंकि उसकी हालत ऐसी होने वाली है, जी, और बेटा होता है तो मालूम पड़ता नहीं भाई ये सप्रेस नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजी जो है ये बदलना बहुत ज़रूरी है। यस, मैं तो कहता हूँ औरत को एम्पावर करने से पहले आपको मर्दों को बदलना ज़रूरी है। मर्दों यही के सही बात है। मर्दों की जहन में ये बात आनी बहुत ज़रूरी है दैट ये इक्वल नहीं है, ये अपने से ज़्यादा पावरफुल है, यस, इसका स्थान जो है वो अपने से ज़्यादा है। हर विषय में, हर चीज में। ये जब मर्द समझेगा तो हर घर में बेटियां पैदा होंगी तो खुशियां मनाई जाएंगी। आपको बेटे को अपने कैसा मैंने क्या शिक्षा दिए हैं, कैसे अभी वो भी तो मूवी लाइन में है? बिल्कुल, बिल्कुल। और वो एक वुमेन एम्पावरमेंट की तो बहुत बड़ी एम्बेसडर है, मैं कह सकती हूँ। वो हर बात को बड़ा ही, मतलब अगर कहीं उसने ये भी देख लिया, हाल ही में मैंने सुना उसके ही मुँह से कि एक स्टोरी में वो जब पढ़ रहे थे तब उसने बोला कि ये बहुत पैट्रियार्कल हो रहा है। हालात ऐसे ही है शायद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो रहा है, तो इसे क्यों ना हम ऐसा करें कि जिससे थोड़ा बैलेंस मेंटेन हो। तो वो जो राइटर थे उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। वुमेन का देखने का नज़रिया अलग है ना एक, तो वो बदल रहा है। हमेशा वो घर में भी कहती है, जो भी उन घर में हमारे पास उसकी मदद के लिए जो हमारी हेल्पर्स हैं, सबको उसका यही कहना होता है। उनको इतना कॉन्फिडेंस देती है वो, वो उनके जहन में ये बात ऐसे घोलती है जब तक वो है, कि वो कभी भी जब कहीं और निकल जाती है तो वो एक बहुत आत्मविश्वास लेके जाती तो है। उसमें क्या है, हमारी बेटी में हम हाँ। दोनों का उसमें आया है, दोनों यस, बहुत अच्छा बैलेंस है उसमें। हालांकि क्या हुआ था, ये हमारी श्रिया पैदा होने से पहले हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से एक बच्ची को हमने संभाला था, लीगली अडॉप्ट नहीं किया था, बट शी वॉज नोन एज आर अडॉप्टेड डॉटर। ओह अच्छा, बट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स शी वेंट बैक टू हर पेरेंट्स बिकॉज वो सिचुएशन ज़रा सुधर गई थी, इस वजह से शी वेंट बैक। उसके बाद श्रिया पैदा हुई तो बहुत सारे लोगों को एक ऐसी गलत फहमी है दैट श्रिया इज़ आर एडॉप्टेड डॉटर। ओह हाँ, वो पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन लोगों के दिमाग में जो है वो हम हर एक के पास जाके उनके दिमाग से ये चीज़ निकाल नहीं सकते। ओह अच्छा, लेकिन हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ है, हमको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हमको मालूम है सच्चाई क्या है, हाँ, उसको भी पता है सच्चाई क्या है। तो हम दोनों की चीज़ें हम श्रिया में देखते हैं, इसलिए हमको मालूम है हाउ स्ट्रॉन्ग शी हैज़ बिकम, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव अ डॉटर। क्योंकि अगर मुझे बेटा पैदा होता तो वो इतना गुणी होता, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अच्छा, आज मैं इतना खुश हूँ अपनी टचवुड बेटी को लेके कि जो वो कुछ कर रही है, काम तो कर ही रही है। कभी मैंने उसको ये भी बोला भाई इस इंडस्ट्री में हो तो कभी धूप होगी कभी छाँव होगी, वो मैं सब भी वही पूछने वाली थी, आप धूप छाँव को कैसे लेते हो? नहीं, बस मेरे ख्याल से वो तो आपके पार्ट लाइफ ऑफ में लाइफ कभी है। आया धूप छाँव? नहीं। क्या बात कर रही हैं आप, मैं इंसान हूँ, मैं सुपर हीरो नहीं हूँ मार्वल का। और तो सुपर हीरो के लाइफ में भी तो आप धूप छाँव दिखते होती हो है। मार्वल का सुपर। ये धूप छाँव बिल्कुल है। नहीं, इंडस्ट्री में आप हाँ, जैसे बोले बिल्कुल। कि पहला मूवी था आपका, क्या उसका बहुत मीनिंग था सारे। तुझे यही बनना है ना, हाँ, यही रास्ता है तेरे जी लिए। जी जी, लेकिन इसमें देखिए क्या है, मैंने उसको भी ये बोला है कि सूरज के मुसाफिर जो बने हो तो सोच लो, इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा, और कमरा ही बंद है तो हवाओं का क्या कसूर, खिड़की जब खुलेगी तब झोंका भी आएगा। तो ऐसी बातें हैं कि जिसको लेकर हमको तैयार होना है। अब पेंडेमिक किसको मालूम था कि होने वाला है? हाँ, आया, हमने सबने अपनी अपनी जिंदगी को उस हिसाब से डाल दिया। ढाल दिया, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम, हाँ, जो भी था, सबके ऊपर असर हुआ। बड़े से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक, हर पे रास्ते के कुत्ते ये सोचने लगे कि अरे कोई गाड़ी आके इंसानों को पकड़ के लेके तो नहीं गई, रास्ते पे एक भी आदमी नहीं। हाँ, ऐसा रास्ते के कुत्तों हाँ। को महसूस हुआ होगा, यस, दैट इज द थॉट ऑफ क्रिएटिव पर्सन। है ना? जी, तो लेकिन हमने उसको अपनाया, 2 साल तक हमने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ। थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते करते आज हम लोग विदाउट मास्क सब तरफ घूम पा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यस, मैं तो कहता हूं जब भी आप क्राउड में जाएं, कुछ लोगों से आपका संपर्क होने वाला हो, आपको महसूस हो, तो आपको मास्क पहनना चाहिए। हाँ,
सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, सामने वाले की सेफ्टी के लिए भी। Yes. तो जब हमने ऐसी चीज़ों को अपनाया या एक्सेप्ट किया, तो वैसे ही बाकी चीज़ों को अपने को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना चाहिए। हार जो है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं जो भी यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, जो आपको बच्चे पता हैं। चल जाता है कैसे सर? मैं इस बाद में यही पूछने वाली थी नहीं, मुझे पता कि चल जाता है। यंगस्टर को आप क्या बताएं? इस ज़िंदगी में मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि मुझे पता है कि सामने वाला मुझसे क्या पूछने वाला है। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करो, अपना एकेडमिकली जो भी आप कर रहे हैं, एजुकेशन वाइज जो भी कर रहे हैं, सब कीजिए। लेकिन कोई एक स्पोर्ट ज़रूर खेलिए, एक स्पोर्ट, क्योंकि स्पोर्ट ही ऐसी वाहिद चीज़ है जो आपको हारना सिखाती है। इट टीचेस यू हाउ टू लूज़। ऐसी कोई भी चीज़, दूसरी चीज़ नहीं है जो आपको हारना सिखाएगी। हारना सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको डिप्रेशन नहीं होता। हारना मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ Yes. हारना। क्योंकि आपको, अभी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, रेगुलरली बैडमिंटन खेलता हूँ, अच्छा, सालों से, अभी भी 5 days a week for 2 hours every day। तो बैडमिंटन खेलते वक्त आप कभी हमेशा थोड़ी जीतेंगे, आपको हारना भी पड़ेगा। तो हार को आप किस तरह लेते हैं कि अच्छा, दूसरी बात के सामने वाले ने अगर अच्छा स्ट्रोक लगाया तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड, ये भी बहुत ज़रूरी है। यस, ये बहुत जरूरी है। और या आपका पार्टनर कुछ गलती कर बैठे तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट महसूस करता है, आपका काम है उसको बोलना, डजंट मैटर, इट वाज जस्ट बैड लक, यू प्लेड वेरी वेल। ये बोलना अपने पार्टनर को बहुत ज़रूरी है। अमूमन क्या, अरे यार क्या कर रहा है, वैसा मत खेलना, ये बोलना कितना आसान है। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका एटीट्यूड जो है अपनी ज़िंदगी का, वो आपको खुद सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए यंगस्टर्स को सबसे पहले स्पोर्ट्स एक कोई सीखना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो इस इंडस्ट्री में एक्टिंग करना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिस किसी प्रांत में आप काम कर रहे हैं और जिस किसी लैंग्वेज में आप फिल्म में काम कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का पूरा नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। उसका आर्ट, आपको उस भाषा पे प्रभुत्व जो है वो होना ज़रूरी है। हाँ, मैंने अभी देखी, आप लोग बीच में मराठी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हो। नहीं, वो तो बहुत आसानी से आ जाता है ना। हिंदी एक में नहीं दूसरे कर से रहे बात हो। कर रहे हैं हाँ, तो वही मराठी आ में ही कर जाएगा। रहे हो, हिंदी में नहीं कर नहीं, रहे हो। हम हमारे घर में जो है, हमारी मातृभाषा जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर प्रांत की मातृभाषा को संभालना हर भारतीय का कर्तव्य है। हम भारतीय हैं, जी, उसके बाद हम महाराष्ट्रीय हैं, यस सर। क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो भारत का हिस्सा है। यस, तो हम अपने आप को पहले भारतीय समझते हैं, उसके बाद महाराष्ट्रीय समझते हैं, लेकिन मातृभाषा से बहुत प्रेम करते हैं। तो वैसे ही इवन आपकी जगहों पे भी, आपके जो बच्चे हैं वहाँ पे, जितने भी अभी बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब, उनको भी अपनी मातृभाषा को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। जी सर। सर, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, प्रशांत नंदा। हाँ, मैं मतलब अभी, वो तो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी मुलाकात जो है वो सालों से नहीं हुई है। मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज इन 1988। ओह माय गॉड। ओह, अच्छा राजकमल कला मंदिर स्टूडियो में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, अच्छा। जब वो किसी सिलसिले में वहाँ पे आए थे और मैं वहाँ पे वो शूटिंग मूवी कर रहा था। लेकर आए हुए होंगे। अब मिक्सिंग के लिए वगैरह आए हाँ। होंगे, तो वहाँ पे मेरी 88 में उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेरी मुलाकात बहुत नहीं हुई। साल हो गया। म्यूज़िकल नॉलेज जो उस इंसान को है, मतलब मैंने बहुत कम लोग देखे हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनको इतना नॉलेज म्यूज़िक का है। एक खुद अच्छे डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं। स्क्रिप्ट राइटर है, डायलॉग राइटर है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सब इसलिए कुछ मैं करते हैं बहुत वो। रिस्पेक्ट करता आप हूँ। उनका कोई मूवी देखे हो? नहीं। मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, और उसके बाद उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें मैंने काम भी किया है। हिंदी में बना हिंदी था? में बनी थी, मैंने काम भी किया था उसमें। आप उसमें काम किए थे? एक और फिल्म थी मेरी जो बनने वाली थी, जो वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे, उस फिल्म का नाम था जीवन। हाँ, तो जीवन राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी जो वो शुरू करने वाले थे। उसमें एक सिंगर का रोल मैं कर रहा था, और एक कंपटीशन होती है सिंगिंग की। उस सिचुएशन पे रविंद्र जैन जी ने एक गाना रिकॉर्ड भी किया था, और वो गाना अल्टीमेटली जब फिल्म शेल्व हो गई, तब वो गाना दादू ने राज कपूर साहब को दिया। अच्छा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। वाह। वो दरअसल क्या गाना सवाल है। जवाब का गाना है।
वो गाना फिल्म में तो एक ही सिंगर ने गाया है, लेकिन वैसा गाना वो बना नहीं था। ये था कि एक पूछ रहा है कि राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। तो हाँ। दूसरा बोलता है एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। ओह अच्छा, दोनों का है। ऐसा था वो, गिव एंड टेक एक दूसरे के साथ। तो वो गाना उस जीवन फिल्म में आने वाला था, रिकॉर्ड भी हुआ था, लेकिन वो फिल्म शेल्व हो गई बिकॉज प्रोबेबली राज बाबू एंड प्रशांत दा डिड नॉट अग्री ऑन सम थिंग्स, जिसकी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई। अब जाते जाते क्या बोलेंगे ऐसे- सबको, नहीं। हमारे दर्शक को? नहीं, मैं दर्शकों को इतना ही कहूँगा कि मैं जो कि फ़िल्म से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पहली चीज़ मैंने इस इंडस्ट्री में फ़िल्म ही की है। जी तो मैं ये चाहूँगा कि भी फ़िल्में दोबारा अभी थिएटर्स में आना शुरू हो गई हैं, तो ज़रूर थिएटर में जाके फ़िल्मों को देखा कीजिए। सिर्फ टीवी पे फ़िल्म आने तक या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फ़िल्म आने तक का इंतज़ार मत कीजिए, जी क्योंकि हम बनाते हैं फ़िल्में थिएटर में देखने के लिए। घर में आप कुछ भी चीज़ देखते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस यस, बहुत के ज़्यादा। साथ बहुत आप ज़्यादा देखते हैं। होती है। तो डिस्ट्रैक्शन के साथ फिर हमने जो बनाई है जिस प्यार से चीज़, मतलब एग्जाम्पल अगर दूं, आपने मुझे घर पे खाना खाने के लिए बुलाया यस, और मैं 4 पराठे खा के आपके घर पे अगर आया उधर जो बना होगा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही मैं मज़े से खा पाऊंगा, आपको कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। तो वैसा ही है, नेचुरल थिंग। अगर हमारा पका हुआ खाना अगर आपको खाना है और आपको अच्छा लगना है तो आपको थिएटर में आके वो खाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतना टाइम दिया आप दोनों ने, हमने नहीं सोचे थे। लेकिन मेरे मन में ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रहता है। मैं जब भुवनेश्वर से निकली थी, मुझे वो लड़की बोली थी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मैम, 1.5 घंटा। हमारा 1.5 घंटा में सब कुछ हो गया। हनुमान जी को बहुत बिलीव करती हुई एंड पॉजिटिव थिंकिंग पर मैं हर टाइम रहती हूँ। मुझे पता नहीं था एक चीज़, जो आज मुझे आपको देखने के बाद, मिलने के बाद मालूम पड़ा कि आप सिर्फ ये सब नहीं करती हैं, आप बहुत बड़ी भक्त भी हैं। थैंक यू सर। वो जो एक आशीर्वाद है ना परमेश्वर का, वो आपके सर पे है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है आपको देखकर। थैंक तो बस मैं चाहूँगा, परमेश्वर से यही कहूँगा कि ये आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। सो वेरी मच। मैं आपको अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं। मैम मेरी फ्रेंड जैसे होंगी। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया हो, कोई भी, मतलब ये एक संस्कार है। या फिर हमारे गीत गाता चल के, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो इस तरह से मुझ पर भी संस्कार हुए हैं मेरे बचपन से, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ आ सका हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया है। 1-2 घंटे की फ्लाइट लेके आना है और बस इतना कनेक्टिविटी है तो 2 घंटे की फ्लाइट में तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें लेकर मैं वापस जा रही हूँ, आप लोगों का प्यार लेकर मैं वापस जा रही हूँ। एक कादम्बिनी की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन जा रही हूँ ये पूरे यूनिवर्सिटी और सारे आप लोगों के प्यार के साथ जा रही हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत मन से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज सुप्रिया पिलगांवकर जो पर्सनालिटी है उसमें आज आपने आज कुछ ना कुछ दिया है मुझे सीखने लायक।